नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार का कांग्रेस में विलय कर लिया है। पप्पू यादव ने बुधवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। पप्पू यादव ने मीडिया से कहा कि जन अधिकार पार्टी कांग्रेस में जा रही है। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की नेता और राज्यसभा सांसद हैं। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस बैठ भी जाए तो इन ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि किसी ने उम्मीद जगाई है तो राहुल गांधी हैं। राहुल जी का ओबीसी समुदाय को लेकर जो प्रतिबद्धता है, मैं उस लड़ाई का भागीदार बनना चाहता था। बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे से नाराजगी की खबरों को उपेंद्र कुशवाहा ने खारिज किया है। सीट बंटवारे के ऐलान के समय उपेंद्र कुशवाहा मौजूद नहीं थे। इसके बाद ऐसी खबरें आईं कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में लोकसभा की एक सीट मिलने से नाराज हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कोई नाराजगी जैसी बात नहीं थी। जिस दिन घोषणा हो रही थी उस दिन हम दिल्ली से बाहर थे। पहुंचते पहुंचते विलंब हो गया, जिसके चलते हम यहां कार्यक्रम में नहीं थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मौजूदा सरकार में पशुपति पारस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मामलों के केंद्रीय मंत्री थे। उनके मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी अब पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू को दी गई है। पशुपति पारस ने मंगलवार को ये कहते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था कि बीजेपी ने उनके साथ अन्याय किया है। उनका इस्तीफा बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे के ठीक एक दिन बाद आया। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सीट फाइनल कर ली है। चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज से कहा कि आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य 400 पार है। एनडीए में उन्हें 5 सीटें दी गई हैं। हालांकि प्रत्याशी कौन होगा ये तय नहीं हुआ है। इस पर कहा कि वो 4-5 दिन में घोषणा कर देंगे। इतना ही नहीं बल्कि चिराग ने यह भी कहा कि हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में वो खुद उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वो हर चुनौती के लिए तैयार हैं। एडीना के चुनाव पूर्व सर्वे के अनुसार कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लग सकता है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस 28 में से 17 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी जेडीएस गठबंधन को 11 सीटें मिलने की संभावना है। 7 सीटों पर सर्वे में कांटे की टक्कर की भविष्यवाणी की गई है। बता दें 2019 में एनडीए ने इस राज्य में 26 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार इस सर्वे के अनुसार माहौल बदला हुआ लग रहा है। मालूम हो इस सर्वे की इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि ये सर्वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वक्त सही साबित हुआ था। सर्वे ने कहा था कांग्रेस जीत रही है और वही हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 2014 से अधिक सीटें मिलेंगी और जनता सभी वंशवादी पार्टियों को सबक सिखाएगी। शाह ने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी भाजपा का एजेंडा बनी हुई है क्योंकि उसका मानना है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में सभी लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए असम के स्वदेशी लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए असम की 14 लोकसभा सीटों में से कम 12 सीटें जीतेगा। तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन फिर से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सौंदरराजन तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई की मौजूदगी में फिर से पार्टी में शामिल हुई। राज्यपाल का पद छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर सौंदरराजन को वाम दलों और द्रमुक की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में अन्नामलाई ने कहा कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों का पद छोड़कर फिर से आम नागरिक के रूप में जनता की सेवा करना केवल बीजेपी में संभव है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा किसी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति ऊंचा पद नहीं छोड़ेगा और उनके लिए राजनीति उच्च पदों पर आसीन होने का जरिया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से अब सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लग गए हैं। इस बीच मंगलवार को सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। अखिलेश यादव की पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब ये दावा किया जा रहा है कि वरुण गांधी का बीजेपी टिकट काट सकती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वरुण गांधी को मैदान में उतार सकती है। वहीं मंगलवार को अखिलेश यादव ने प्रेस से बात की। स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी दोनों के मुद्दे पर संकेत दिए कि अगर बीजेपी वरुण गांधी और संघमित्रा का टिकट काटती है तो उनका संगठन इस पर फैसला लेगा। चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी कुशीनगर की सीट दे सकती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते कर दिया था, लेकिन इसका आगाज आज बुधवार से हो गया है। इस बार का आम चुनाव 7 चरणों में होने वाला है, जिसके पहले चरण के लिए चुनाव आयोग ने 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव होना है। ईडी के लगातार भेजे जा रहे समन के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट चले गए।
हालांकि केजरीवाल को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। ईडी के समन पर अब तक पेश न होने पर हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई सवाल किए। हाईकोर्ट ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि पहले आप देश के नागरिक हैं, पेश होंगे तो पता चलेगा ईडी क्या कहती है। हाईकोर्ट ने कहा कि समन उनके नाम पर है, उनको पेश होना चाहिए। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। इस सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर ईडी कहे कि गिरफ्तार नहीं करेंगे या कोर्ट गिरफ्तार न करने का आदेश दे तो पेश होंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी को यह झटका झारखंड में लगा है। झारखंड की मांडू सीट से बीजेपी विधायक जयप्रकाश पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद रहे। एनसीपी में फूट मामले में चुनाव आयोग के फैसले के आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए। दल बदलने वाले गुट को असली पार्टी के रूप में मान्यता देने की मौजूदा प्रवृत्ति की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की और इसे मतदाताओं की अंतरात्मा का मजाक बताया। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी से जुड़े मामले में शरद पवार गुट की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। शरद पवार ने चुनाव आयोग द्वारा अजित पवार गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिए जाने को चुनौती दी है। अदालत ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा केवल विधायी बहुमत के परीक्षण के आधार पर अजित पवार गुट को आधिकारिक मान्यता देने के औचित्य पर सवाल उठाया। कोर्ट ने इस पर चिंता जताई कि इस नजरिए से दल बदल को प्रोत्साहन मिल सकता है। कैश के बदले सवाल मामले में मंगलवार को लोकपाल ने कहा कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई केस दर्ज करे और उन पर लगे आरोपों की जांच करे। लोकपाल ने एक आदेश जारी करते हुए सीबीआई से कहा कि वो जांच पूरी कर 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे। लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद पूरी जानकारी का मूल्यांकन करने और उस पर विचार करने के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप, जिनमें से अधिकांश में ठोस सबूत हैं, खासकर उनके पद को देखते हुए बेहद गंभीर हैं। इसलिए हमारी राय में सच को साबित करने के लिए इस मामले की गहन जांच जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 2 नाबालिग भाइयों की हत्या के बाद हुए कथित पुलिस एनकाउंटर के बाद से इलाके में तनाव है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस पुलिस के हवाले से लिखता है कि साजिद नाम के स्थानीय नाई ने 2 नाबालिग भाइयों आयुष और हनी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। आयुष की उम्र 13 साल थी और हनी की 6 साल। इस घटना के 2 घंटे बाद ही पुलिस ने एक कथित एनकाउंटर में साजिद को मार दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार ने अखबार से कहा कि साजिद ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में उसकी मौत हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 3 बच्चों में से 2 की गला काटकर हत्या कर दी गई। बचे हुए बच्चे ने वारदात की कहानी बताई है। बच्चे ने बताया कि वारदात के समय 2 आरोपी साजिद और जावेद मौजूद थे। उसने बताया कि साजिद ने पहले बड़े भाई से चाय मंगवाई थी और फिर छोटे वाले भाई से पानी मंगवाया। बच्चे ने बताया कि जब मैं ऊपर गया तो जब बड़ा भाई चाय लेकर आया तो उसको मार दिया और फिर छोटा आया तो उसे भी मार दिया। मेरा छोटा वाला भाई चीखा तब मैं ऊपर गया था। उसने मुझे देखा तो मुझे भी मारने की कोशिश की। साजिद ने मेरा मुंह पकड़ लिया और तभी उन्होंने चाकू मार दिया, जिसमें मुझे चोट लग गई। फिर मैं धक्का देकर नीचे भागा। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी साजिद और उसके भाई जावेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में लिखा, आरोपी साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि उसे पैसे चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। जब वो पैसे लेने के लिए अंदर गई तो उसने कहा कि वो अस्वस्थ महसूस कर रहा है और छत पर टहलने जाना चाहता है और मेरे बेटों को अपने साथ ले गया। उसने अपने भाई जावेद को भी छत पर बुला लिया। जब मेरी पत्नी लौटी तो उसने साजिद और जावेद के हाथों में चाकू देखा। साजिद ने मेरे जीवित बेटे पर हमला करने की कोशिश की और उसे चोटें आई। दोनों भाग रहे थे और साजिद ने मेरी पत्नी से कहा आज उसने अपना काम पूरा कर लिया है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने मंगलवार को कहा कि लद्दाख से लगभग 10,000 लोग इस महीने चीन की सीमा तक मार्च करेंगे ताकि ये दिखाया जा सके कि हमने अपनी कितनी ज़मीन पड़ोसी देश को खो दी है। वांगचुक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें चरवाहों से पता चलता है कि उन्हें अब उन जगहों पर जाने की अनुमति नहीं है जहां वो पहले हमेशा जाते थे। जिन इलाकों में चरवाहे कुछ साल पहले तक जाते थे, अब उनसे कई किलोमीटर पहले उन्हें रोक दिया जाता है। हम वहां जाएंगे और दिखाएंगे कि ज़मीन गई है या नहीं। उन्होंने कहा कि हम अपना मार्च जिन 2 तारीखों पर निकालेंगे वो हैं 27 मार्च और 7 अप्रैल। बता दें, वांगचुक लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और अन्य मांगों को लेकर पिछले 14 दिनों से लेह में 0 से नीचे के तापमान में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज उनका 15वां दिन है।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।